हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस हिंदी व्याकरण की मास्टर क्लास में हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय और समास को बड़े ही रोचक ढंग से मास्टर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो आज नोट्स हैं उनका गहन अध्ययन करके हम हिंदी व्याकरण के 3 सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी विषयों को डिकोड करेंगे। और वो विषय है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। बिल्कुल। शब्दों की बनावट को समझने के लिए सबसे पहले हम उस हिस्से को देखते हैं जो शब्द के ठीक आगे जुड़ता है, यानी उपसर्ग। बिल्कुल, उपसर्ग। तो शुरुआत करने के लिए ये सबसे तार्किक जगह है। उपसर्ग के काम को समझने से पहले जरा इसके नाम की बनावट को ही देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द। हाँ, ये दो संस्कृत जड़ों से मिलकर बना है। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। तो उप का मतलब क्या हुआ? उप का अर्थ होता है समीप, यानी किसी चीज के बेहद पास आना, और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। अच्छा, तो मतलब किसी मूल शब्द के समीप आकर एक नए अर्थ का निर्माण करना। एकदम सटीक, क्योंकि उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से सच में कोई अर्थ नहीं होता, वे सिर्फ शब्दांश होते हैं। शब्दों के अंश। हाँ। चलिए इस चश्मे का असर एक असली शब्द पर देखते हैं। एक बहुत ही साधारण सा शब्द देते हैं, हार। हार। स्वतंत्र रूप से हार का अर्थ तो हम सब जानते हैं, या तो पराजय या फिर गले में पहनने वाली माला। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए उपसर्ग नाम का ये चश्मा कैसे काम करता है। अगर हम हार के आगे प्र लगा दें तो ये प्रहार बन जाता है। एकदम सही। और अब इसका गले की माला या पराजय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रहार का मतलब तो सीधा हमला करना या चोट मारना हो गया। मतलब शब्द का पूरा स्वभाव ही आक्रामक हो गया। और अब उसी हार के आगे आ उपसर्ग लगा दीजिए। आहार मतलब भोजन। बिल्कुल। प्रहार करने से लेकर आहार करने तक का सफर सिर्फ एक ध्वनि के बदलने से तय हो गया। ये तो सच में जादू है। अगर वी लगा दें तो ये विहार बन जाता है, यानी घूमना फिरना। सम लगाने से संहार बन जाता है, मतलब पूरी तरह नष्ट कर देना। हाँ, और परि लगाने से परिहार यानी त्यागना, और प्रति लगाने से प्रतिहार बन जाता है। प्रतिहार यानी द्वारपाल। बिल्कुल। मूल शब्द एक ही रहा, लेकिन आगे लगने वाले छोटे से हिस्से ने उसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। ये वाकई हैरान करने वाला है। खाने से लेकर मारने, घूमने और रक्षा करने तक सब कुछ सिर्फ एक शब्दांश के बदलने से हो रहा है। यही तो इस आर्किटेक्चर की खूबी है। जब हम इन उपसर्गों की जड़ों को गहराई से देखते हैं ना, तो नोट से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हिंदी में जो उपसर्ग इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ संस्कृत से नहीं आए। हाँ, विदेशी भाषाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे तो ये विदेशी भाषाओं की एक बहुत बड़ी घुसपैठ दिखाई देती है। घुसपैठ से ज्यादा मैं इसे आत्मसात करना कहूंगी। और यही बात हिंदी को एक बहुत ही लचीली भाषा बनाती है। मतलब ये कोई बंद कमरा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें संस्कृत के 22 शुद्ध उपसर्ग तो हैं ही, जैसे प्र, परा, अप। हाँ, सम, अनु, अव वगैरह, जो इसे एक शास्त्रीय आधार देते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग भी पूरी तरह घुल मिल गए हैं। अंग्रेजी के उपसर्गों का हिंदी में इस्तेमाल, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब हम रोजमर्रा की भाषा पर गौर करते हैं तो ये हर जगह मौजूद है। अरे हाँ, जैसे हम हाफ शर्ट या हाफ पैंट बोलते हैं। बिल्कुल। यहाँ हाफ एक अंग्रेजी उपसर्ग है जो हिंदी के कपड़ों के साथ जुड़ गया है। या फिर हेड, जैसे हेडमास्टर या हेड कांस्टेबल। हम तो कभी ये सोचते नहीं कि हम दो अलग अलग महाद्वीपों की भाषाओं को एक ही शब्द में जोड़ रहे हैं। यही भाषा का समाजशास्त्र है। मतलब भाषाएं वही अपनाती हैं जो समाज जीता है। ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासन और पुलिस में अंग्रेजी का दबदबा था, तो उनके उपसर्ग हमारे भाषा के ढांचे में फिट हो गए। और उससे पहले के कई 100 सालों तक मुगल और फारसी प्रभाव रहा होगा। एकदम सही। इसलिए उर्दू और फारसी के उपसर्ग हमारी जबान पर पूरी तरह चढ़े हुए हैं। हाँ, जैसे बे और बद के उदाहरण। जैसे बेशर्म, बेवफा, बेरहम। यहाँ बे का अर्थ है बिना या रहित। बिल्कुल। और इसी तरह बद का अर्थ होता है बुरा। हाँ, जैसे बदनाम, बदमाश या बदकिस्मत। ये शब्द हमारी भावनाओं को इतने सटीक तरीके से व्यक्त करते हैं कि कोई इन्हें विदेशी मान ही नहीं सकता। और इसका सकारात्मक पक्ष भी देखिए। खुश भी तो एक फारसी उपसर्ग है। अरे हाँ, जिसका अर्थ है अच्छा। हाँ, जब ये बू यानी गंध के साथ जुड़ता है तो खुशबू बनाता है। खबर के साथ जुड़कर खुशखबरी बनाता है। तो मतलब उपसर्ग सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, वे इस बात का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं कि विभिन्न संस्कृतियां कैसे एक दूसरे से मिली। एकदम सही बात है। चलिए, ये तो हो गई शब्द की शुरुआत में लगने वाले इंजन की बात, जो शब्द की दिशा तय कर रहा है। लेकिन अगर हम शब्द के दूसरे छोर पर जाएं, यानी प्रत्यय की तरफ। हाँ, प्रत्यय या सफिक्सेस, वहां भी एक अलग तरह का इंजीनियरिंग टूल काम कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर उपसर्ग शब्द को आगे से खींच रहे हैं तो ये पीछे लगने वाले हिस्से क्या करते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि क्या वे सिर्फ एक इंजन के पीछे लगे डिब्बे की तरह हैं, जो चुपचाप साथ खींचे चले आते हैं। बहुत ही उम्दा सवाल है। देखने में शायद ऐसा ही लगता है कि प्रत्यय सिर्फ शब्द को थोड़ा लंबा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका काम कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो कैसे? प्रत्यय शब्द की व्याकरणिक श्रेणी यानी ग्रामेटिकल कैटेगरी और उसके पूरे डीएनए को ही बदल कर रख देते हैं। डीएनए बदल देते हैं? हाँ, इसके अर्थ को डिकोड करें तो प्रत्यय शब्द प्रति और अय से मिलकर बना है। प्रति मतलब पीछे और अय का मतलब आना। तो क्या ये पीछे से आकर शब्द के अर्थ को वैसे ही पलट देते हैं जैसे उपसर्ग आगे से करते हैं? अर्थ को पलटने से ज्यादा वे शब्द के अस्तित्व के प्रकार को बदलते हैं। मतलब? इसे समझने के लिए हमें प्रत्यय के दो मुख्य प्रकारों को देखना होगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये नाम तो बड़े डरावने हैं। मुझे याद है स्कूल में इन शब्दों को देखकर ही पसीने छूट जाते थे। कृदंत और तद्धितांत में बुनियादी फर्क क्या है? मैं समझ सकती हूँ, नाम संस्कृत के इसलिए भारी लग सकते हैं, लेकिन इनका लॉजिक बहुत सीधा है।
अच्छा, हाँ, जो प्रत्यय सीधे किसी क्रिया यानी वर्ब के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के अंत में कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए खेलना एक क्रिया है, इसका मूल क्या है? खेल। बिल्कुल। जब इस खेल में औना प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है खिलौना। रुकिए, ये दिलचस्प है। खेल तो एक क्रिया थी, एक एक्शन था, लेकिन खिलौना एक वस्तु बन गई, एक संज्ञा। एकदम सही पकड़ा आपने। यही प्रत्यय की ताकत है, उसने शब्द का पूरा व्याकरणिक वर्ग ही बदल दिया। अरे वाह, मतलब कृत प्रत्यय ने एक्शन को एक चीज में बदल दिया। हाँ, जैसे लड़ना एक क्रिया है, इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? लड़ाई, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल, उड़ना से उड़ान बन गया। ठीक है, कृत प्रत्यय का लॉजिक तो समझ में आ गया कि वो क्रियाओं के साथ खेल रहा है, लेकिन फिर ये दूसरा वाला तद्धित प्रत्यय की क्या जरूरत है? तद्धित प्रत्यय, मेरा मतलब है, अगर कृत ने क्रिया को संज्ञा में बदल ही दिया तो तद्धित क्या करता है? क्या ये सिर्फ संज्ञा को दूसरी संज्ञा में बदलता है? ये थोड़ा अनावश्यक या रिडंडेंट नहीं लगता? बहुत ही तीखा विश्लेषण है आपका। सतही तौर पर यह अनावश्यक लग सकता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय भाषा को एक दार्शनिक गहराई देते हैं। दार्शनिक गहराई? वो कैसे? तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया को छोड़कर बाकी सभी चीजों के अंत में लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। ये एक अवस्था या गुण को दूसरी अवस्था में ले जाने का काम करते हैं। अवस्था को बदलना? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मानव शब्द को लीजिए, ये एक संज्ञा है ना? एक जीता जागता इंसान। अब इसमें ता तद्धित प्रत्यय लगा दीजिए। मानवता? हाँ, इंसान से इंसानियत? एकदम। इंसान एक भौतिक इकाई है जिसे आप छू सकते हैं, लेकिन मानवता एक भाव है, एक अमूर्त विचार है, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बात है, प्रत्यय ने सच में एक ठोस चीज को एक वैचारिक सिद्धांत में बदल दिया। जैसे सुंदर एक विशेषण है, उससे सुंदरता बना दिया। अपना एक सर्वनाम है, उससे अपनापन बना दिया। तद्धित प्रत्यय हमें भौतिक दुनिया से निकालकर विचारों की दुनिया में ले जाते हैं। ये वाकई शानदार है। मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में कुछ प्रत्यय ऐसे भी बताए गए हैं जो सीधा किसी के वंश या संतान के बारे में बताते हैं। हाँ, उन्हें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये अपत्यवाचक शब्द भी थोड़ा भारी है। हाँ, लेकिन अपत्य का सीधा अर्थ है संतान या ऑफस्प्रिंग। अच्छा। प्राचीन काल में जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके वंश या माता पिता से होती थी, तो बार बार इनका पुत्र या इनकी पुत्री कहने के बजाय हमारे पूर्वजों ने डेटा कंप्रेशन का एक तरीका निकाला। अरे वाह, डेटा कंप्रेशन? हाँ, उन्होंने मूल नाम के पीछे एक छोटी सी ध्वनि जोड़ दी, जो यह बताने के लिए काफी थी कि हम किसकी संतान की बात कर रहे हैं। ये डेटा कंप्रेशन वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। मुझे कुंती का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हमें ये कहना हो कि ये कुंती के पुत्र हैं, तो 3 शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। अर्जुन और उनके भाइयों को हम कौन्तेय कहते हैं। हाँ। और जरा ध्वनियों के बदलाव पर ध्यान दीजिए। जब प्रत्यय जुड़ता है ना, तो सिर्फ अंत में ही कुछ नहीं जुड़ता, अक्सर शब्द का पहला स्वर भी खिंच जाता है या बदल जाता है। अच्छा। जैसे कुंती का को कौन्तेय में कौ बन गया। अरे हाँ, इसी तरह वल्मीक शब्द को लीजिए। वल्मीक मतलब दीमक की बाम्बी। हाँ। जब इसमें ई प्रत्यय जुड़ता है तो शुरुआत का वह बदलकर वाह हो जाता है। अच्छा। और शब्द बनता है वाल्मीकि। मतलब महर्षि वाल्मीकि का नाम उस स्थान से निकला है जहां वे तपस्या करते थे और उन पर दीमक ने बाम्बी बना ली थी। बिल्कुल। ये तो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक इतिहास है जिससे एक छोटे से प्रत्यय ई ने अपने अंदर समेट लिया है। और इसी लॉजिक से दशरथ के पुत्र दाशरथी कहलाते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है, लेकिन इन सब के बीच नोट्स में एक तकनीकी नियम भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सा नियम? कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अव्यय स्वरूप होते हैं। बिल्कुल। अव्यय मतलब अविकारी, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उपसर्ग या प्रत्यय का जो अपना मूल रूप है वो लिंग, वचन या काल के आधार पर कभी नहीं बदलता। अच्छा, मतलब वो हमेशा एक जैसे रहते हैं? हाँ, अगर आप भाषा की इमारत बना रहे हैं तो ईंटें भले ही अलग अलग आकार की हों, लेकिन उन्हें जोड़ने वाला सीमेंट हमेशा एक ही प्रकृति का होना चाहिए। अगर सीमेंट भी अपना रूप बदलने लगा तो पूरी भाषाई इमारत ही ढह जाएगी। एकदम सही। इसलिए इनका अपरिवर्तित रहना जरूरी है। चलिए, यह तो हो गई उन हिस्सों की बात जो शब्द के आगे पीछे जुड़कर नए अर्थ बनाते हैं, लेकिन एक स्थिति और भी तो हो सकती है। कैसी स्थिति? क्या हो अगर हमें समय और ऊर्जा बचाने के लिए छोटे छोटे पुर्जे जोड़ने के बजाय 2 पूरे के पूरे शब्दों को ही आपस में टकराकर एक कर देना हो? मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे 2 अलग अलग फाइलों को जिप करके एक फोल्डर बना देना। मुझे लगता है इसी प्रक्रिया को व्याकरण की भाषा में समास कहा जाता है। आपकी ये जिप फाइल वाली तुलना ना आज के दौर के लिए एकदम परफेक्ट है। शुक्रिया। समास शब्द का अगर हम ऑपरेशन करें तो ये सम और आस से बना है। सम मतलब पास और आस मतलब बैठना, यानी शब्दों को बिल्कुल पास पास लाके बिठा देना। बिल्कुल। जब हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहते हैं तो हम समास का उपयोग करते हैं। लेकिन इसकी ऐतिहासिक जरूरत क्या थी? मतलब क्या पुराने जमाने के लोग बोलने में आलस करते थे? आलस नहीं, ये संसाधनों की कमी और कुशलता का मामला था। कुशलता? हाँ,
प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले सारा ज्ञान भोजपत्रों या शिलालेखों पर लिखा जाता था। जगह बहुत कीमती थी। ये तो है। और मौखिक परंपराओं में लंबे वाक्यों को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए राजा का कुमार लिखने के बजाय बीच के का को हटाकर सीधे राजकुमार कहना भाषा का एक विकासवादी कदम था। अरे वाह, ये तो संक्षिप्तीकरण की कला थी। बिल्कुल, इसे ही ब्रेविटी कहते हैं। तो ये सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, ये एक तरह का प्राचीन हैक है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन जब हम समास के प्रकारों की तरफ देखते हैं ना, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अरे बाप रे, ये सारे नाम एक साथ मिलकर किसी भूल भुलैया जैसे लगते हैं। इन्हें आसानी से कैसे समझा जाए? इन भारी नामों से डरने की कोई बात नहीं है। अगर हम इनके काम करने के तरीके या यूं कहें कि इनके एल्गोरिथम को समझ लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। एल्गोरिथम? हाँ, पूरे समास सिस्टम को डिकोड करने की एक ही मास्टर चाबी है, पद प्रधानता का नियम। पद प्रधानता मतलब वर्ड डोमिनेंस। वर्ड डोमिनेंस। क्या इसका मतलब यह है कि जब दो शब्द आपस में टकराते हैं तो उनमें से एक बॉस बन जाता है और दूसरा उसका कर्मचारी? आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है। जिस समास में पहला पद बॉस होता है, यानी उसका अर्थ मुख्य होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे यथाशक्ति। यहाँ शक्ति तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन यथा ने आकर पूरा अर्थ कंट्रोल कर लिया। मतलब काम शक्ति के अनुसार ही होना चाहिए? बिल्कुल। फिर वो समास आते हैं जहाँ दूसरा पद बॉस होता है। इसमें तत्पुरुष और कर्मधाराएं आते हैं। अच्छा, तो कर्मधारय में दूसरा पद कैसे बॉस होता है? कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे एक शब्द लेते हैं, काली मिर्च। यहाँ असली चीज या बॉस कौन है? मिर्च। बिल्कुल, मिर्च दूसरा पद है। आप काली को नहीं खा सकते, आप मिर्च को खाते हैं। काली तो बस उसका रंग बता रहा है। समझ गया, यहाँ मिर्च प्रधान है। और इसी तरह तत्पुरुष में जेब कतरा शब्द लें। मतलब जेब को कतरने वाला? हाँ, यहाँ भी दूसरा पद कतरा यानी काटने वाला व्यक्ति मुख्य है, जेब नहीं। लॉजिक तो बहुत साफ है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां संख्या या नंबर बॉस होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। एकदम सही, जहाँ पहला पद कोई नंबर हो, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। हाँ, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। यहाँ गणितीय संख्या ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। तो फिर द्वंद्व समास क्या है? इसके नाम से ही किसी लड़ाई या मुकाबले का एहसास होता है। लड़ाई नहीं, बराबरी। जहां दोनों पहलवान बराबर के ताकतवर हैं, मतलब कोई किसी से कम नहीं, दोनों ही बॉस हैं। रेसलिंग, टैग टीम, ये एक अद्भुत और बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ना? हाँ, द्वंद्व समास में सचमुच दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का पल्ला भारी होता है। जैसे माता पिता। आप ये नहीं कह सकते कि परिवार में माता ज्यादा प्रधान है या पिता। बिल्कुल, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। दिन रात, पाप पुण्य, अमीर गरीब। जब हम इन शब्दों का विग्रह करते हैं, यानी इन्हें खोलते हैं, तो इनके बीच में और या लग जाता है। ये दोनों शब्द एक साथ मिलकर एक पूर्णता का एहसास कराते हैं। सही कहा। ये एल्गोरिथम तो वाकई बहुत लॉजिकल है। पहला बॉस, फिर दूसरा बॉस, फिर दोनों बॉस। लेकिन रुकिए, क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जहां दोनों ही शब्द अपनी अहमियत खो दें और रिंग के बाहर बैठा रेफरी बॉस बन जाए? आपने भाषा के सबसे दिलचस्प मोड़ को पकड़ लिया है, और इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। अच्छा? इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। ये शब्द किसी हाइपरलिंक की तरह काम करते हैं। हाइपरलिंक? हाँ, जो आपको क्लिक करते ही किसी और ही पेज पर ले जाते हैं। हाइपरलिंक, ये शानदार है। जैसे अगर मैं कहूं दशानन, 10 और आनन। बिल्कुल, लेकिन जब हम दशानन सुनते हैं तो हम गणित या चेहरे के बारे में नहीं सोचते, हमारे दिमाग में तुरंत रावण की छवि उभरती है। अरे हाँ। नीलकंठ का उदाहरण लीजिए, नीला है कंठ जिसका, यहाँ न रंग मुख्य है न शरीर का अंग। ये दोनों मिलकर सीधे भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। एकदम, यहाँ दोनों मूल शब्द सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल कोई तीसरा ही विशेष अर्थ है। यह शब्दों के इस्तेमाल का एक बेहद स्मार्ट और काव्यात्मक तरीका है। लेकिन समास की इस चर्चा में मुझे एक और चीज बहुत अनोखी लगती है। वो क्या? हम आमतौर पर मानते हैं कि शब्द किसी चीज के होने को दर्शाते हैं, लेकिन भाषा उस चीज को कैसे दर्शाती है जो है ही नहीं। मतलब किसी चीज की अनुपस्थिति या नकारात्मकता को कैसे एक शब्द में पिरोया जाता है। आप नंज तत्पुरुष की ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, नंज तत्पुरुष। ये एक बहुत ही बारीक और दार्शनिक भाषाई अवधारणा है। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता था कि कैसे भाषा कुछ न होने को भी एक ठोस आकार दे देती है, न या अ लगाकर। बिल्कुल, मानव मस्तिष्क हमेशा कॉन्ट्रास्ट या विरोध में चीजों को बेहतर समझता है, इसलिए भाषा ने निषेध को भी एक समास का रूप दे दिया। जैसे धर्म के आगे अ लगा दिया तो वो अधर्म बन गया। हाँ, इसका विग्रह है न धर्म, यानी जहां धर्म की अनुपस्थिति है। और आस्तिक के आगे न लगा दिया तो वो नास्तिक बन गया। उचित के आगे अन लगाया तो अनुचित बन गया। ये समास साबित करता है कि शून्यता या किसी चीज का न होना भी हमारी भाषा में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली अर्थ रखता है। आज की इस पूरी चर्चा ने व्याकरण को देखने का हमारा नजरिया वाकई बदल दिया है। आज दोस्तों, तो आज की इस मास्टर क्लास में हमने उपसर्ग प्रत्यय और समास को बड़ी गहनता के साथ रोचक ढंग से अध्ययन किया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और
आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से एक भी सवाल आप लोगों का गलत नहीं जाएगा। इनकी मूल रूट कॉज को आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग प्रत्यय और समास का निर्माण कैसे होता है और इसके भेद कितने हैं और इनको कैसे पहचानें, ये हमने सीखा। तो वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मीणा जी एजुकेशन के वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किस किस टॉपिक पे आप लोगों को सबसे पहले वीडियो चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।